पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? ग्रामीण आपका जो है रोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जो हमारा जो ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ये योजना आगे चलकर आजीविका मिशन में परिवर्तित हो जाती है। तो हम आगे इसका एक टॉपिक, पूरा टॉपिक भी इस टॉपिक में पूरा जो आजीविका मिशन के रूप में है, तो अपन इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। अभी वर्तमान में ये योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है वो आजीविका के मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इनमें। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उस योजना को अपन SGY किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी SGY के नाम से जानते हैं। ये योजना क्यों प्रारंभ की गई? तो असल में आजादी के बाद से जो हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और जो हमारी जो अधिकतम जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसलिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हम गांवों का विकास करें, और अगर यदि हम गांवों का विकास करना प्रारंभ करेंगे तो स्वतः ही देश का विकास हो जाएगा। तो गांव के विकास करने के लिए बहुत सारी योजना चालू की गई। उन योजना में असल में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से भी काफी पहले बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती थी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे समन्वयित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अभी इनके बारे में बात करेंगे। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपका ग्रामीण विकास महिला बाल विकास द्वारा जो कार्यक्रम था उनके प्रशिक्षण के लिए, और दस्तकारों के लिए जो औजार किटों का प्रशिक्षण हुआ करता था, गंगा कल्याण योजना या 10 लाख कुआं योजना, ये सारी योजनाएं ग्रामीण विकास की ही योजना थी। लेकिन ये योजना अलग अलग रूप से संचालित की जा रही थी और इन योजनाओं को एकजाई करके एक समन्वित योजना के रूप में, एक कंप्लीट योजना के रूप में, एकीकृत योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इनमें। तो ये योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको SGY के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। SGY के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ये जो प्रारंभ हुआ था, ये योजना हमारी प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 1999 को। तो इसका डेट बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इसका डेट क्या है। 1 अप्रैल 1999 को ये क्या हुआ था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में प्रारंभ हुई। दूसरी योजना जो संचालित की जाती थी वो अलग अलग डेट में संचालित की जाती थी, जो योजना मैं आपको बताने वाला हूं। ये योजना 1 अप्रैल 1999 को, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को देश में क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। क्यों प्रारंभ किया हमने इस योजना को? तो पहले तो मैं बता चुका हूं आपको, ग्रामीण विकास निश्चित समय में ग्रामीण विकास करना है, मगर किस समय में? निश्चित समय में। पता होना चाहिए कितने समय में। तो इसका निश्चित समय है 3 वर्ष, आगे आपको मिल जाएगा 3 वर्षों में। ये निश्चित समय में सरकार को ये प्लान बनाना होगा कि हम ग्रामीण विकास का कार्य अगर करते हैं तो हम कितना काम करेंगे और कितने वर्षों तक काम करेंगे। तो निश्चित समय में गरीबों को स्वरोजगार देना है, निश्चित समय में गरीबों को क्या प्रदान कर देना है, स्वरोजगार, उनका खुद का रोजगार प्रदान कर देना है। दूसरा, आजीविका एवं गरीबी निवारण हेतु अगर हम स्वरोजगार की व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित तौर पर ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका यानी उनके जीवन यापन की व्यवस्था हो जाएगी, तो आजीविका की व्यवस्था हो जाएगी। और गरीबी निवारण, अगर उनका स्वरोजगार हो जाता है, उनको आजीविका का साधन मिल जाता है, तो निश्चित ही उनका क्या हो जाएगा, गरीबी निवारण, यानी गरीबी से वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये योजना इसीलिए प्रारंभ कर दी गई कि निश्चित समय में हम गरीबों को क्या कर सकें, तो स्वरोजगार यानी रोजगार उपलब्ध करा सकें, आजीविका के साधन विकसित कर सकें और साथ में उनको गरीबी निवारण करने में उनकी सहायता कर सके। इसके लिए क्या प्रावधान था, इनके उद्देश्य रखे गए। इसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन करना। स्व सहायता समूह आगे और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या कहा जाता है इनको? आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के रूप में चिन्हांकित किया गया है। SHG भी कहा जाता है इनको। स्व सहायता समूहों का गठन करके उनको प्रशिक्षण देना है, उनको ऋण देना है, उनको अनुदान उपलब्ध कराना है। असल में होता यह था कि जब हम कोई व्यक्ति स्वरोजगार के लिए कार्य करता है और सिंगल लोग स्वरोजगार के लिए कार्य करते हैं, तो सफलता संभवतः उतनी प्राप्त नहीं हो पाती जितनी की प्राप्त होनी चाहिए। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, तो संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार में योजना बनाई गई कि जो महिलाओं का समूह होगा या पुरुषों का भी जो समूह होगा, जो गरीबी रेखा से बाहर निकलना चाहते हैं, गरीबी से आपका जो है बाहर निकलना चाहते हैं या उनको स्वरोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं। ग्रुप अलग अलग प्रकार के हो सकते थे, अलग अलग कार्यों के ग्रुप हो सकते थे, लेकिन एक ग्रुप का निर्माण करें जो सामान्यतः 10 से 20 सदस्यों का बनेगा। और वो जो सदस्य होंगे अपने आंतरिक रूप से, संगठन के रूप से थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करेंगे
और उनके लिए ब्लॉक लेवल पर एक कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। कृषि या विभिन्न प्रकार के जो भी कार्यक्रम काम करना चाहते हैं, जो भी ब्लॉक लेवल पर निर्धारित किया जाएगा, उन कार्यों को करके और उसमें जो है उन्नति प्राप्त करके, स्वरोजगार प्राप्त करके गरीबी रेखा से बाहर निकले। उसके लिए स्व सहायता समूह को क्या करना होता था, गठन करना होता था। स्व सहायता समूह आपके टॉपिक में है, अपन आगे पढ़ेंगे इसको। फिर जिन स्व सहायता समूहों को हम गठन करवा रहे हैं, उन स्व सहायता समूहों को कार्य करने से पूर्व उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतम जो जनसंख्या है वो अप्रशिक्षित है, अकुशल श्रमिक के रूप में हमारे यहाँ मौजूद है। अगर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो उनके कार्य में विशेषीकरण प्राप्त हो जाएगा। और जब कोई व्यक्ति प्रशिक्षित होकर कोई कार्य करता है तो अधिक से अधिक उत्पादन कर पाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाता है। तो स्व सहायता समूह का गठन करना है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है, और जो व्यक्ति प्रशिक्षित प्राप्त कर लेगा उन स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अलग अलग प्रकार के ऋण है, दो प्रकार के ऋण है, एक परिक्रामी निधि के रूप में, एक चक्रीय निधि के रूप में ऋण इनको प्राप्त होता है। और इसके बाद भी जब वो कार्य करते जाते हैं तो धीरे धीरे स्व सहायता समूह को ऋण सरकार उपलब्ध कराती जाती है। इसके अलावा ऋण के साथ अनुदान उपलब्ध कराकर, अनुदान उपलब्ध कराना है, अगर ऋणों की पूर्ति हो गई है, ऋण जमा कर दिया जा चुका है, तो अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी। तो सब्सिडी के धन 10%, 20% उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस योजना का मूल उद्देश्य यही था कि हमको स्व सहायता समूह का गठन करना है, दूसरा उन्हें प्रशिक्षण देना है, तीसरा उन्हें ऋण प्रदान करना है, और चौथा ऋण की परिपूर्ति हो जाने के पश्चात यानी ऋण जमा कर देने के पश्चात उनको अनुदान प्रदान करना है। तो ये आपका जो है क्या था, आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आपका उद्देश्य रहा है। और क्या उद्देश्य रहा है कि निश्चित समय में चूंकि इस उद्देश्य को प्राप्त करना है तो 3 वर्षों के भीतर हमको स्व सहायता समूह का गठन करना है। उस स्व सहायता समूह को हम 3 वर्ष का समय देंगे, प्रशिक्षण देंगे, ऋण देंगे, सब्सिडी देंगे। 3 वर्षों के भीतर उनकी जो आय हो वो 2000 रुपए प्रति माह के रूप में प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति का जो आय हो जाए वो लगभग 2000 रुपए तक पहुंच जाए। यही इस योजना का क्या रहा है, उद्देश्य रहा है कि हर व्यक्ति जो स्व सहायता समूह का निर्माण करता है, जिन्हें ऋण और सब्सिडी प्राप्त हो रही है, वो 3 वर्षों के बीच में वो क्या कर सके, अपनी आय सुनिश्चित कर सके और 2000 रुपए तक का आय निश्चित हो जाए। ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसमें जो योजना जो है ये पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की गई थी, शहरी क्षेत्र में संचालित नहीं की गई। ये योजना पूर्ण रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए थी। और इस योजना ये केंद्र प्रवर्तित योजना थी। ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र द्वारा लागू की गई योजना है। तो केंद्र द्वारा लागू की गई योजना है। तो शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने इसमें क्या किया, 100% पैसा मतलब अनुदान दिया, लेकिन बाद में निश्चित किया गया कि इसमें राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और ये निश्चित किया गया कि केंद्र इसमें 75% पैसे देंगे और राज्य अपना जो हिस्सा होगा वो 25% अपना सहभागिता अपना निभाएंगे। यानी जो मूल फंड हुआ करता था, जो इस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल खर्च होना है, उसमें केंद्र की भागीदारी 75% थी और राज्यों की भागीदारी 25% थी। ये पूछ सकता है, पिछले बार पूछा था, इसको आपको ध्यान रखना है। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितना कितना केंद्र और राज्य की भागीदारी रही है, तो 75-25 की इसकी भागीदारी रही है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र अपेक्षाकृत दूसरे राज्यों से ज्यादा पिछड़े हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्र दूसरे राज्यों से ज्यादा पिछड़े की वजह से केंद्र सरकार ने निर्धारित किया कि जो केंद्र सरकार इस बजट का जो अपना वहन करेगी, 90% खर्च पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार स्वयं खर्च करेगी और 10% पूर्वोत्तर राज्यों की जिम्मेदारी में होगा। पूर्वोत्तर राज्य कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर्स होते हैं वो 90 और 10 के अनुपात में खर्च करें। तो याद रखिएगा 75-25 सामान्य राज्यों के लिए, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपना 90-10 का अनुपात होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो किन किन कार्यक्रमों को मिला मिलाकर बनाई, या उन कार्यक्रमों के बारे में कुछ जानकारी पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण जयंती जो स्वरोजगार कार्यक्रम है ये पूर्व की 6 योजना, कितनी योजना, 6 योजना याद कर लीजिएगा। कई जगह कई लोगों ने इसे 5 योजना के रूप में बताया है, लेकिन आपको 6 योजना ही बताना है। 6 योजना ही है इसमें, 6 योजना ध्यान रखिएगा आप चीज को। इसमें पूर्व में जो 6 योजनाएं थी उनका विलय कर लिया गया। उनमें से कौन कौन सी योजना थी, तो पहली योजना थी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम यानी IRDP, इसका शॉर्ट नेम क्या था, IRDP। IRDP का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आई फॉर इंटीग्रेटेड यानी समन्वित,
आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट और पी फॉर प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये योजना 1978 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई योजना? 1978 में योजना प्रारंभ की गई। क्यों चलाया गया था ये योजना? स्वरोजगार की, क्योंकि ग्रामीण विकास करना था, ये भी एक योजना रखी थी स्वरोजगार की, बेरोजगारी को कम करने के लिए। और इसमें जो आवंटन था केंद्र और सरकार का, जो अपना वहन करना था, धन वहन करना था बजट का, वो 50-50% था। तो पहली योजना जो सबसे मुख्य योजना है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आईआरडीपी 1978 में प्रारंभ हुई, स्वरोजगार और गरीबी निवारण के लिए थी। 50-50% इसमें भागीदारी केंद्र और राज्य सरकार की होती थी। और ये दूसरी योजना जो हुई वह स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कर, यानी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, उनको स्वरोजगार देने के लिए उनको प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम था। उस योजना को कहा जाता था ट्राइसेम। क्या कहा जाता था? ट्राइसेम। ट्राइसेम का पूरा नाम होता है ट्रेनिंग ऑफ यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं, ट्राइसेम के नाम से जाना गया। अब जो ट्राइसेम था ये प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1979 15 अगस्त 1927 को, जिसमें क्या व्यवस्था दी जाती थी कि 18 से 35 आयु के कोई भी युवा, क्योंकि युवाओं का कार्यक्रम था, युवाओं को प्रशिक्षण देना था, तो 18 से 35 आयु के जो युवा थे, जो बीपीएल वर्ग के थे, उनको परिवार के किसी एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देना था, यानी कि उनको स्किल ट्रेनिंग देनी थी। और स्किल ट्रेनिंग के बाद उनको फिर क्या हो जाता? प्लेसमेंट, रोजगार वगैरह प्राप्त होता। तो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्राइसेम आपका ट्रेनिंग ऑफ आपका रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1979 को। 18 से 35 आयु के युवाओं के लिए, बीपीएल युवाओं के लिए परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था। इसमें ट्रेनिंग देकर उनको स्वरोजगार दिया जाता। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ग्रामीण महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रम, इसको बोलते थे दवाक्रा। क्या बोलते थे इसे? दवाक्रा। डेवलपमेंट ऑफ महिला, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज। क्या नाम था इसका? डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज। ये कार्यक्रम था ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यानी दवाक्रा। ये योजना सितंबर 1982 में प्रारंभ हुई। ये भी योजना 18 से 35 युवा जो महिलाएं होती थी उनके लिए था। ये उन्हीं को था जो बीपीएल को प्रशिक्षण प्राप्त था। तो एक युवा ट्राइसेम युवाओं को प्रशिक्षण था और ये वाला केवल महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त था। दोनों के लिए 1835 में निश्चित किया गया था। ये योजना 15 अगस्त 1979 को और ये सितंबर 1982 में प्रारंभ हुआ। जो चौथी योजना थी वो योजना थी ग्रामीण दस्तकारों को औजार की आपूर्ति कार्यक्रम, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो दस्तकार हैं, शिल्पी हैं, लोहार हैं, बुनकर हैं, जो इन लोगों को क्या दिया जाएगा? उनको कार्य करने के लिए औजार किट आपूर्ति की जाएगी, यानी औजार किट उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसको कहा जाता था सितरा, SITRA। फिर पांचवी जो योजना थी उसको योजना का नाम था गंगा कल्याण योजना यानी GKY। इसे 1 फरवरी 1997 में से प्रारंभ किया गया। गंगा कल्याण योजना, इस योजना में सिंचाई लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ट्यूबवेल, वेल वगैरह की व्यवस्था दी जाती थी उनको, लघु और सीमांत किसानों को। ठीक है। और छठवीं जो योजना थी उसे 10 लाख कुआं योजना के नाम से यानी MWS के नाम से जाना गया। जो योजना क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। और इस योजना में कुओं को पूरे देश भर में 10 लाख कुओं की बनाने की योजना थी, यानी अधिकतम सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए कुआं उपलब्ध कराना था। तो इन 6 योजनाओं को मिलाकर ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तय किया गया। उनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? समन्वय यानी IRDP, ट्राइसेम, दवाक्रा, सितरा, आपका GKY और MWS। ये 6 ऐसी योजनाएं थी जिनको सम्मिलित किया गया। अब जो इन 6 योजनाओं को मिलाकर जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ कर दी गई और जिसका उद्देश्य जो है वो स्वरोजगार समूह, स्व सहायता समूह का गठन कर प्रशिक्षण और अनुदान करना था। 3 वर्षों में 2000 रुपए। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कौन कर रही है? आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DRDA ही इस लेवल पर काम करती है। और DRDA को सहायता देने के लिए बैंक,
जो पंचायत, बैंक और एनजीओ, प्राइवेट जो संगठन होते थे एनजीओ, जैसे एनजीओ के माध्यम से स्व सहायता समूह गठन, उनका जो है चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, ये सब कार्यक्रम हुआ करते थे। तो डीआरडीओ के संचालित करती थी डीआरडीओ जिले स्तर पर, लेकिन ये जो है इनमें सहायता कौन उपलब्ध करता था? पंचायत, बैंक और एनजीओ की सहायता से इनका क्रियान्वयन किया जा रहा था। पात्र कौन होता था इसके लिए? कौन व्यक्ति पात्र होता था? तो याद रखिएगा, सामान्यतः समूह निर्माण करने के लिए, कोई भी समूह निर्माण करने के लिए सामान्यतः 10 से 20 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 10 से लेकर 20 सदस्यों का समूह है, वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्राप्त करने का, हितग्राही बनने का वो पात्रता हासिल कर लेता है। यानी समूह की संख्या कितनी चाहिए? न्यूनतम 10 होनी चाहिए और अधिकतम 20 होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, लेकिन लघु सिंचाई योजना के लिए और विकलांगों के लिए इसमें थोड़ा व्यवस्था ऐसी बनाई गई, इनके लिए व्यवस्था रखी गई 5 से लेकर 20 सदस्यों की संख्या रखी गई। कितनी रखी गई? 5 से लेकर 20 सदस्यों की संख्या रखी गई। यानी 5 सदस्य किसके रहेंगे? विकलांगों के। लघु सिंचाई योजना के अगर कोई हितग्राही है तो उनमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, और अधिकतम दोनों में कितनी रहेगी? 20 रहेगी। एक व्यक्ति एक ही समूह में हिस्सा ले सकता था। किसी भी समूह में सदस्य अगर बनना चाहता है तो एक व्यक्ति किन्हीं भी 2 समूहों का सदस्य नहीं बन सकता था, एक ही सदस्य व्यक्ति बन सकता था। इसके लिए निर्धारित किया गया कि जो बीपीएल वर्ग के व्यक्ति होंगे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्ति के लोग, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग होंगे, एक समूह में 80% या तो 100% पूरे हो सकते हैं बीपीएल वाले। लेकिन जब कभी भी अगर एपीएल को सामने करने की आवश्यकता पड़े तो 80% ही क्या है? 80% बीपीएल वाले होंगे और उसमें केवल 20% क्या होगा? आपका एपीएल वाले होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें बीपीएल 80% हो सकते थे या 100% हो सकते थे, या बीपीएल 80% है, 80% रखा गया तो 10-20% इसको रख दिया गया, एपीएल को रख दिया गया। तो समझना यह है आपको कि अगर ये स्व सहायता समूह का गठन किया गया है तो यदि चाहें तो 100% बीपीएल समूह का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी, किसी धर्म की आवश्यकता पड़ी, समूह में किसी आपका जो है एपीएल वर्ग के समूह के व्यक्ति के सदस्य की आवश्यकता पड़ गई, तो हम अधिकतम 20% सदस्य ही रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो बीपीएल सदस्य होंगे वो 20% कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गया तो याद रखना है कि समूह के सहमति से हम 10% इसमें वृद्धि कर सकते हैं, और तब एपीएल की संख्या कितनी हो सकती है? 30% हो सकती है। सामान्यतः 100% बीपीएल सदस्य समूह का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो 80% बीपीएल और 20% एपीएल समूह का निर्माण कर सकते हैं, नहीं और विशेष परिस्थितियों में सारे समूहों की सहमति के बाद 30%, लेकिन 30% से अधिकतम सदस्य नहीं हो सकते। तो जब आपसे पूछे कि अधिकतम कितने हो सकते हैं तो 20 और 80 बताना है। जब आपसे पूछे कि विशेष परिस्थिति में कितने हो सकते हैं तभी आपको बताना है 30%, नहीं तो यही क्राइटेरिया ध्यान रखना है आपको। ठीक। लक्षित वर्ग कौन है? किन किन को हमको इसमें लक्षित वर्गों को देखा गया? तो लक्षित वर्ग के रूप में इसमें जो एसटी/एससी समुदाय को शामिल किया गया, इसमें कहा गया कि हम ज्यादातर लोगों को कोशिश करेंगे कि 50% जो इसका लाभ मिले, 80 मतलब जो है एसटी और एससी वर्ग के व्यक्तियों को इसका लाभ मिले। 40% लाभ इसको मिलना चाहिए, महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। महिला अपने वर्गों में एसटी/एससी में भी जा सकती थी। और विकलांगों को 3% का फायदा किसको मिले? विकलांगों को इसका 3% का क्या मिले? फायदा मिल सकता है। यानी लक्षित वर्गों में एसटी/एससी को 50%, महिलाओं को 40% और विकलांगों को 3% तक समूह गठित करना है। इतने समूह अधिकतम गठित कर सकते हैं। विशेषता इनकी क्या रही है? तो पहली विशेषता है कि स्वरोजगार हेतु स्व सहायता समूह, यानी रोजगार देना है लेकिन स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। बिना आपका स्व सहायता समूह गठित किए रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। दूसरा, ब्लॉक आधार पर कार्य करते हैं। ब्लॉक अपने ही ब्लॉक में कार्यों का चयन कर सकती है, यानी ब्लॉक आधार पर जो समितियां होंगी, ब्लॉक समितियां होंगी, वो अपने संसाधन के आधार पर, अपने व्यवस्था के आधार पर, रुचि के आधार, समूह के रुचि के आधार पर और संसाधनों के आधार पर हर ब्लॉक एक निर्धारित करेगा कि उनके ब्लॉक में कौन कौन से कार्य संचालित किए जा सकते हैं, और उन जो कार्यों का निर्धारण किया जाएगा उसी कार्य के आधार पर आपका जो है क्या स्व सहायता समूह कार्य करेंगे आगे। फिर आंतरिक ऋण और सरकारी ऋण। आंतरिक ऋण और सरकारी ऋण कहने का मतलब है कि समूह आंतरिक रूप से भी पैसे इकट्ठे करके आंतरिक ऋण आप एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा, मजबूत सदस्य हो जाने के बाद जो निश्चित सिद्धांतों का पालन करने के पश्चात वो ऋण क्या कर सकते हैं? सरकार से भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद समूह में महिला सदस्य 50%। जब भी कोई समूह की संख्या रहेगी, मतलब जब भी कोई समूह निर्माण किया जाएगा, उसमें 50% समूह किसके होंगे? महिलाओं के समूह होंगे, और 50% ही क्या होंगे? पुरुषों के या अन्य वर्गों के समूह हो सकते हैं। लेकिन कम से कम, ये न्यूनतम है। अधिकतम महिलाओं का समूह अगर बनना चाहे तो ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 50% महिलाओं का समूह होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुछ आपको और ध्यान रखना है, जो बोर्ड में मैं नहीं लिख पाया हूं, उन चीजों को भी आपको नोट कर लेना है। उनमें मैं इसे यहां से मिटाता हूं, और इनमें कुछ चीजों के अगर लिखना है। योजना सब्सिडी क्या रही है? इसकी सब्सिडी, योजना सब्सिडी क्या रही है? योजना की सब्सिडी कैसी रही है? योजना में अगर किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उस योजना में व्यक्तियों को कैसे सब्सिडी प्राप्त होगा? कुल परियोजना लागत का, कुल परियोजना लागत का जो अधिकतम सब्सिडी प्राप्त होता है वो 30% या 7,500 रुपए है। ये अधिकतम है। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्व सहायता समूहों का गठन हो रहा है और स्व सहायता समूह का कार्यक्रम ठीक ढंग से चल रहा है, और इसके बाद उन्होंने सरकार से ऋण लिया, और ऋण लेने के पश्चात उस ऋण का भुगतान कर दिया, तो जो सरकार होगी प्रोत्साहन के रूप में उनको सब्सिडी प्रदान करेगी। तो सब्सिडी कितनी प्रदान करेगी? तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी 1 लाख की परियोजना है, 1 लाख रुपए की परियोजना है, तो 30 लाख की 30% सब्सिडी, मतलब आपको 30,000 रुपए का क्या मिल जाएगा? सब्सिडी मिल जाएगा, या 7,500 रुपए अधिकतम प्राप्त होगा ही होगा। जितनी बड़ी योजना होगी, परियोजना लागत का जो है उस हिसाब से निर्धारित किया जाएगा कि अधिकतम कितना मिल सकता है, 30% या 7,500, जो भी ज्यादा हो उनको अपन ले सकते हैं। दूसरा, एसटी एससी वर्ग को, अगर एसटी एससी वर्ग का समूह है तो उनको सब्सिडी प्राप्त होगा कितना? 50% या 10,000 रुपए। दोनों याद रखिएगा। ये सामान्य संरचना का है 30% या 5%, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का है तो 50% या 10,000 रुपए। अगर ये व्यक्तियों के आधार पर है, अगर कोई समूह है, ये व्यक्तियों के लिए अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, तो ये प्राप्त होगा। परियोजना लागत का 30% या 7,000। एसटीएससी कोई व्यक्ति लेता है तो 50% या 10,000। अगर कोई स्व सहायता समूह लेता है, ऋण लेता है, यानी 1 से ज्यादा लोग उस समूह में, 10 से 20 लोग उस समूह में, तब कितना प्राप्त होगा? तो स्व सहायता समूहों को प्राप्त होगा लगभग 50%, या जो 1,25,000 रुपए, 1,25,000 दोनों में से कोई भी एक प्राप्त होगा, ये अधिकतम होगा। इनमें से जो कम होगा वो सब्सिडी के रूप में इनको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो योजना की ऋण सब्सिडी के रूप में कुल परियोजना का 30% या 7,500 रुपए की सब्सिडी प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है तो उसको 50% या 10,000 रुपए। स्व सहायता समूह ग्रुप बना हुआ है, एक व्यक्ति के हिसाब से केप है, और ये जो है उसको 50% या 1,25,000 रुपए। और व्यक्ति के हिसाब से इसमें देखेंगे तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिकतम जो प्राप्त हो सकता है वो 10,000 प्राप्त हो सकता है इस आधार पर। तो ये है ऋण सब्सिडी की योजना। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर कि जो ब्लॉक आधार पर कार्य का चयन बताया गया है, इसमें समझ लीजिए कि ब्लॉक आधार पर जो कार्य का चयन किया जाएगा वो 2 आधार पर किया जाएगा। एक तो है स्थानीय संसाधन के आधार पर और दूसरा रुचि के आधार पर। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि कभी अगर पूछ लिया आपसे तो याद रखिएगा, ये संसाधन, जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उस ब्लॉक में वो, और साथ में रुचि, इनके आधार पर कार्य क्या किए जाएंगे? निर्धारित किए जाएंगे। तो ये था आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना जो है, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी,
वो नए रूप से अपडेट कर दिया गया है। ये 3 जून 2011 को, कब से? 3 जून 2011 से आजीविका मिशन NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो आजीविका मिशन का बृहद टॉपिक भी है, तो हम वहां पर स्व सहायता समूह का गठन, उनकी व्यवस्था कैसे होती है, उनके बारे में समझेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने स्व सहायता समूह के गठन के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे गठन होता है, क्या गठन होता है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंदिरा आवास योजना। क्या होगा? इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप नोट्स बना सकें।